जी नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 10 पॉइंट्स जो कि सुर्खियों में है, साथ ही साथ आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वैसे पॉइंट्स की चर्चा आज के क्लास में करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो पहला पॉइंट है वह है शौर्य केजीसी कार्ड। शौर्य केजीसी कार्ड है ना, ये है शौर्य केजीसी कार्ड। जी हां, शौर्य केजीसी कार्ड कहने का अर्थ है कि एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। क्लियर है? यह कार्ड जो होगा यानी शौर्य केजीसी कार्ड जो होगा वह कर्मियों के परिवार की जरूरतों को पूरा करने में, कृषि के क्षेत्र में कर्मियों के परिवार के कृषि जरूरतों को पूरा करने में क्या करेगा? मदद करेगा शौर्य केजीसी कार्ड। क्लियर है? तो लॉन्च किया गया है एचडीएफसी के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एचडीएफसी बैंक जो कि निजी क्षेत्र का एक बैंक है, इसकी स्थापना की यदि बात करें, इसकी स्थापना 1995 में हुआ है। क्लियर है? यानी एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुआ है? 1995 में है। इसका पंजीकृत कार्यालय, इसका पंजीकृत कार्यालय है ना, इसका पंजीकृत कार्यालय पड़ता है मुंबई में। यानी एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक का जो टैग लाइन है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। एचडीएफसी बैंक का जो टैग लाइन है वह है बैंक आपकी मुट्ठी में। बैंक आपकी मुट्ठी में, एकदम ध्यान दीजिएगा, बैंक आपकी मुट्ठी में, इसका टैग लाइन है एचडीएफसी बैंक का। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। कौन सा कार्ड? शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के परिवार की कृषि जरूरतों को पूरा करने में क्या करेगा? मदद करेगा। क्लियर है? साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक अभी इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इनके जो सीईओ हैं, इनके जो सीईओ हैं वो आदित्य पुरी ने क्या किया है? ध्यान दीजिएगा, आदित्य पुरी अभी भी हैं, लेकिन इन्होंने अक्टूबर तक घोषणा कर दिया है कि अक्टूबर के बाद ये नहीं रहेंगे सीईओ और इनके स्थान पर बनेंगे, यानी अक्टूबर के बाद, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर के बाद यानी आफ्टर अक्टूबर शशिधर जगदीशन कौन बन जाएंगे इसके सीईओ? शशिधर जगदीशन। कौन बनेंगे इसके सीईओ? शशिधर जगदीशन बन जाएंगे। यानी कि एचडीएफसी के सीईओ अभी हैं आदित्य पुरी, आफ्टर अक्टूबर कौन बनेंगे? शशिधर जगदीशन। यह भी घोषणा हो चुकी है। इसके वजह से भी एचडीएफसी जो है सुर्खियों में है और शौर्य केजीसी कार्ड के वजह से तो एचडीएफसी सुर्खियों में है ही। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक जिसका स्थापना 1995 में, पंजीकृत कार्यालय पड़ता है मुंबई में, इसका टैग लाइन है बैंक आपकी मुट्ठी में, इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 का। आज का जो पॉइंट नंबर 2 है वह है एमएस धोनी, यानी व्यक्ति विशेष में। एमएस धोनी तो आप लोगों को सबको पता होगा, माही जिनको आप कहते हैं, एमएस धोनी जिनका रिलेशन है झारखंड से। एमएस धोनी ने अभी हाल ही में 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। 15 अगस्त 2020 को जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अब बात करते हैं कि एमएस धोनी जब सुर्खियों में है, इनका रिलेशन बनता है 2011 के वर्ल्ड कप से, है ना, 2011 के वर्ल्ड कप से यानी विश्व कप से इसका जो है रिलेशन बनता है। क्यों? क्योंकि 2011 में जो विश्व कप जीती थी इंडिया, कौन जीता था? इंडिया जीता था। और ये इसी के कप्तानी में, यानी उस समय जो कप्तानी किए थे एमएस धोनी द्वारा किया गया था
और हराया गया था किसको? श्रीलंका को। यानी कि 2011 में वर्ल्ड कप श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता था दूसरी बार, और पहली बार जीता था भारत ने वर्ल्ड कप 1983 में। कब जीता था? 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, 1983 में। क्लियर है? और उस समय इंडिया ने जीता था किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर, है ना, वेस्ट इंडीज को हराकर, यानी कि उप विजेता रहा था वेस्ट इंडीज। क्लियर है? उप विजेता रहा था वेस्ट इंडीज, पहली बार जीता था 1983 में, और फिर 2011 में विश्व कप जिसके कप्तान थे MS धोनी। क्लियर है? करेंट में यदि वर्ल्ड कप की हम बात करें 2019 का, तो 2019 का खेल हुआ था लंदन में। कहां हुआ था खेल? लंदन में हुआ था। अब विजेता रहा था इंग्लैंड। विजेता कौन रहा था? विजेता रहा था इंग्लैंड, और उप विजेता रहा था न्यूजीलैंड। उप विजेता रहा था न्यूजीलैंड। कौन रहा था उप विजेता? न्यूजीलैंड रहा था उप विजेता। जीता था कौन? इंग्लैंड। यानी करंट में यदि पूछ दे वर्ल्ड कप अभी किसके पास है, कहेंगे आप इंग्लैंड के पास है। क्लियर है? 2023 में कहां होना है? भारत में होना है वर्ल्ड कप, जो है इसके ये प्रस्तावित है। याद रखिएगा कि भारत में 2023 में वर्ल्ड कप होगा, इसका प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है। क्लियर है? तो ये था MS धोनी, जिसका रिलेशन पड़ता है 2011 के वर्ल्ड कप से, जिसमें इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था MS धोनी के कप्तानी में। इन्होंने अभी हाल ही में 15 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा कर दी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आज का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है डिजिटल अपनाए अभियान। जी हां, ध्यान से देखिएगा, डिजिटल अपनाए अभियान। अपनाए अभियान, डिजिटल अपनाए अभियान, यह पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? PNB के द्वारा, यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि डिजिटल बैंकिंग की तरफ ध्यानाकर्षित करने के लिए, डिजिटल बैंकिंग की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए जो है अभी हाल ही में डिजिटल अपनाए अभियान प्रारंभ किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक नहीं। अब बात करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक आपको पता होगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। साथ ही साथ इसके पंजीकृत कार्यालय की यदि बात करें, पंजीकृत कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक का पंजीकृत कार्यालय है ना, पंजीकृत कार्यालय कहां है? तो चंडीगढ़ में। पंजाब नेशनल बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहां है? चंडीगढ़ में। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है? पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। क्या टैगलाइन है? क्या टैगलाइन है? भरोसे का प्रतीक। भरोसे का प्रतीक। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा अभी हाल ही में डिजिटल अपनाए अभियान प्रारंभ किया गया है, यानी कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए अभी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा अभी हाल ही में जो है डिजिटल अपनाए अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसकी स्थापना 1995 में न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, पंजीकृत कार्यालय है चंडीगढ़ में, टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। क्लियर हुआ? एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। जिन्हें स्क्रीनशॉट की जरूरत है वो ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, और देखिए आपका जो पॉइंट नंबर 4 है वह है विशाखापट्टनम। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका पॉइंट नंबर 4। विशाखापट्टनम, एकदम ध्यान से सुनेंगे। विशाखापट्टनम है ना, विशाखापट्टनम नहीं, जो आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सुर्खियों में होने का वजह है कि वहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री है जहां पर गैस रिसा होने से कई लोगों की मृत्यु हो गई है ना। लगभग मई की घटना है, 7 मई 2020 का है ना। ये घटनाएं घटित हुई है 7 मई 2020 को,
है ना, यहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में, किसमें, प्लास्टिक फैक्ट्री में, प्लास्टिक फैक्ट्री में, है ना, प्लास्टिक फैक्ट्री में क्या हो गया है, प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव के वजह से, नहीं, प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव की वजह से, गैस रिसाव होने की वजह से क्या हो गया कि भीषण दुर्घटना हुई और वहां पर कई लोगों की मौत हो गई। क्लियर है, क्या हो गई, बहुत लोगों की वहां पर मौत हो गई प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने की वजह से। क्लियर है, यानी कि विशाखापत्तनम, याद रखिएगा ये सुर्खियों में है, और विशाखापत्तनम आप जानते हैं कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, या फिर ये कह सकते हैं ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो विशाखापत्तनम है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम है। क्लियर है, यहां पर देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी गए तो कौन है, तो विशाखापत्तनम है। क्लियर है, एक और भी पढ़े होंगे आप, ज्वारिया बंदरगाह का नाम, ज्वारिया बंदरगाह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ज्वारिया बंदरगाह, ज्वारिया बंदरगाह, ये ज्वारिया बंदरगाह जो है बहुत बार चर्चा में आता है। ये है कौन सा भाई, कांडला, जो पड़ता है कहां, गुजरात में। कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है कांडला, जो एक क्या है, ज्वारिया बंदरगाह है, यानी कि इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह भी कहा जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है, तो कहिएगा कांडला बंदरगाह, जिन्हें आप ज्वारिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ एक कृत्रिम बंदरगाह जो कौन सा है, चेन्नई है। कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह कौन है भाई, चेन्नई। नहीं, कृत्रिम बंदरगाह का नाम क्या है, चेन्नई है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह यदि पूछ दे, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछ दे, प्राचीन बंदरगाह पूछ दे, तो आप क्या कहेंगे, चेन्नई है, जो कि कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। साथ ही साथ आपने रसायन बंदरगाह का नाम सुने होंगे, दाहेज, सुने हैं, कहां पड़ता है, गुजरात में। ये रसायनों के निपटान के लिए जो है ये बंदरगाह जो है बनाया गया था। तो याद रखिएगा एक बंदरगाह है दाहेज, और ये कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है ना, गुजरात में स्थित है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, रसायन बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है, दाहेज। नहीं, यानी कि देश का प्रथम बंदरगाह है जहां क्या किया जाता है, रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं, दाहेज, यानी गुजरात में। तो ये सारे बंदरगाह का चर्चा इसलिए खुला क्योंकि विशाखापत्तनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। क्लियर है, विशाखापत्तनम में अभी हाल ही में प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव की वजह से दुर्घटना हुई, दुर्घटना की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। ये इसी मृत्यु की वजह से ये सुर्खियों में आया, और सुर्खियों में आने की वजह से हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं। क्लियर हुआ, चलिए बात करते हैं आज का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, एक बुक्स है जिनका नाम है आवर ओनली होम, स्क्रीन पर शो करता होगा, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पुस्तक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके लेखक हैं दलाई लामा। कौन है, दलाई लामा है। दलाई लामा, जी हां, जो कि तिब्बत के धर्मगुरु हैं। कहां के हैं, तिब्बत के धर्मगुरु हैं, है ना। ये इनका जन्म 1935 में हुआ और अभी ये 85 वर्ष के हैं, है ना, 85 वर्ष की अवस्था को ये प्राप्त किए हैं। तो कहने का मतलब है कि आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। तो याद रखिएगा एक पुस्तक। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 6 का। पॉइंट नंबर 6 में
आज का जो पॉइंट नंबर 6 है वो $500 मिलियन है। चलिए समझते हैं। $500 मिलियन, ध्यान दीजिएगा, $5 मिलियन। ये $5 मिलियन क्या है, इन्हें समझते हैं। यानी भारत ने मालदीव को कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए $500 मिलियन देने की जो है प्रदान की है, सहायता प्रदान करेगी इंडिया के द्वारा। $500 मिलियन किसको दिया जाएगा मेरे भाई? मालदीव सरकार को दिया जाएगा कनेक्टिविटी की परियोजनाओं के लिए, है ना। कनेक्टिविटी परियोजना के लिए, है ना, क्या दिया जाएगा? $500 मिलियन दिया जाएगा मालदीव सरकार को कनेक्टिविटी की परियोजना के लिए। $500 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें से $100 मिलियन, एकदम ध्यान दीजिएगा, जिनमें से $100 मिलियन सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। $100 मिलियन अनुदान दिया जाएगा, साथ ही साथ $400 मिलियन, है ना, $400 मिलियन ऋण के रूप में दिया जाएगा। $400 मिलियन किस रूप में? ऋण के रूप में दिया जाएगा। और मालदीव सरकार को कौन देगी? इंडिया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? इंडिया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है? यानी कि इंडिया सरकार के द्वारा $500 मिलियन की सहायता राशि मालदीव सरकार को कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा है। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। आज का नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, और पॉइंट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 168। एकदम ध्यान से देखिएगा, भारत का स्थान है 168 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। कितना स्थान है? भारत का स्थान है 168 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। क्लियर हुआ? यानी कि EPI पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान यदि पूछे तो 168 कहिएगा। अच्छा, उसके बाद अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 8 का। 8 नंबर पॉइंट है बेरूत। जानते हैं आप लोग बेरूत किसका नाम है? किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं भी होगा। चलिए, जिनको पता है अच्छी तरीका से उसका एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगी, जिसको नहीं पता है वो भी सीख जाएंगे। चलिए पॉइंट नंबर 8 देखता हूं, बेरूत। ये जो बेरूत देख रहे हैं, ये तो आपको पता होगा कि लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी है, जिनकी मुद्रा का नाम होता है पाउंड। नहीं, लेबनान की राजधानी है जिनकी मुद्रा का नाम क्या होता है? पाउंड होता है। क्लियर है? लेबनान की राजधानी है। अब हमें यह समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, ये सुर्खियों में क्यों है। साथ ही साथ ये एशिया महादेश का देश है, यह भी याद रखिएगा। एशिया महादेश का यानी पश्चिम एशिया का जो है एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। चर्चा में आने का वजह है कि इस शहर में अभी भयंकर विस्फोट के कारण यह शहर सुर्खियों में आ गया। इस शहर में भयंकर विस्फोट हुआ है ना। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भयंकर विस्फोट 4 अगस्त 2020 को यह विस्फोट हुआ है। याद रखिएगा, यह घटनाएं 4 अगस्त 2020 का है, जहां पर अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट, यानी कि वहां पर एक रसायन है, केमिकल है, अमोनियम नाइट्रेट है ना। कौन सा रसायन है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट है ना, जिनका फॉर्मूला के तौर पर यानी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो NH4NO3, ये केमिकल फॉर्मूला है इसका, NH4NO3। यही विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के कारण जो है कई लोगों की लेबनान की राजधानी बेरूत में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से क्या हुआ? जनता में आक्रोश भरा। जनता ने जो है भीषण दबाव डाल दिया वहां के प्रधानमंत्री पर। तो वहां के प्रधानमंत्री को है ना, वहां के PM हसन दियाब वहां के PM थे, है ना। इसे क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। लगभग 10 अगस्त को इन्हें इस्तीफा देना पड़ा,
है ना, इसे इस्तीफा देना पड़ गया। हसन दियाब को जो है वहां पर दबाव पड़ गया जनता का। कितना बड़ा विस्फोट लेबनान में हुआ। लेबनान जो कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ 4 अगस्त 2020 को। वहां पर रसायन था एक अमोनियम नाइट्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4NO3। इनमें विस्फोट हुआ। इन विस्फोट की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु की वजह से वहां की जनता में आक्रोश पैदा हुआ। जनता ने क्या किया, भीषण दबाव डाल दिया सरकार पर और सरकार गिर गई। सरकार ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्लियर है। अब ये चर्चा में है। यहाँ के एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को भी पता कर लें। वहां के राष्ट्रपति हैं मिशेल एऊन, याद रखिएगा। वहां के राष्ट्रपति कौन है, मिशेल एऊन, है ना। लेबनान के राष्ट्रपति हैं मिशेल एऊन। अभी हाल ही में वहां पर ये घटनाएं घटित हुई, इसलिए ये सुर्खियों में है। याद रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, यह क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 9। और आज का जो पॉइंट नंबर 9 है वह है एप्पल। एप्पल कंपनी के बारे में तो सभी जानते होंगे। एप्पल कंपनी आपकी कहां है मेरे भाई। एप्पल कंपनी जो है अमेरिका की कंपनी है। नहीं, एप्पल कंपनी कहां की है, अमेरिका की है। ये सुर्खियों में क्यों आया, तो दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन गई है कौन, एप्पल। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है ना, दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन गई है। अभी हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी कौन बनी गई है, एप्पल बन गई है। क्लियर है, कौन बन गई है, एप्पल बन गई है। यदि आपको यह पूछ दे कि भारत की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी कौन है, यदि आपसे भारत की पूछ दे, आप कहेंगे रील, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भारत की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है। दुनिया में कहे आप कहेंगे एप्पल। अब जरा सा हम लोग एप्पल की चर्चा कर लेते हैं। एप्पल के संस्थापक कौन हैं, स्टीव जॉब्स। आप लोगों को पता भी होगा या नहीं है तो समझ लीजिए। स्टीव जॉब्स जिसने स्थापित कब किया था इसे, 1976 में। नहीं, कब किया था, 1976 में। एप्पल की यदि हेड क्वार्टर की बात करें तो कहां पड़ता है, क्यूपर्टिनो में। क्यूपर्टिनो में, और क्यूपर्टिनो कहां है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया कहां है, अमेरिका में, है ना। तो कैलिफोर्निया अमेरिका में एप्पल के जो है हेड क्वार्टर पड़ता है। और इनके सीईओ अभी हैं, एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। देखिए ये सारा चीज हम इसलिए बता दिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ भी बन सकता है। या तो एप्पल के हेड क्वार्टर पूछ सकता है, कुपर्टिनो कैलिफोर्निया कहिएगा, या फिर एप्पल के अभी सीईओ कौन है तो टिम कुक है। और एप्पल के जो है संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स। 1976 में जो है स्थापित हुआ है एप्पल। और दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी कौन बन गई है, तो कहेंगे आप कि एप्पल बन गई है। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट पॉइंट है, आज का लास्ट पॉइंट की चर्चा आज हम करेंगे और वह है संजीवनी मोबाइल ऐप। जी हां, कौन सा मोबाइल ऐप, 10 नंबर में संजीवनी मोबाइल ऐप। एकदम ध्यान से देखिएगा, संजीवनी मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप ध्यान दीजिएगा। संजीवनी मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है, तो कोविड-19 के बारे में लोगों को हर तरह की जानकारी देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, कोविड-19, हाँ, कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए, कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए, है ना, लॉन्च किया गया है संजीवनी मोबाइल ऐप। किस तरह की जानकारी यह देगी, जैसे कि हमारे राज्य में यानी बिहार के राज्य में कोविड-19 के टेस्ट सेंटर कहां कहां पर है, या फिर
कहां कहां पर कोविड-19 के देखभाल केंद्र हैं न, या फिर अस्पतालों में बेड उपलब्ध है या नहीं है, नहीं, तो इस तरह की जो जानकारी दी जाएगी वह संजीवनी मोबाइल ऐप पर दी जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है कि बिहार की जो जनता है या लोग जो भी जनता है वो क्या कर सके, बिहार में जो है पता कर सके कि कोविड-19 की कहां पर जो है बेड उपलब्ध है, कहां पर टेस्ट सेंटर है, साथ ही साथ कोविड-19 के देखभाल केंद्र कहां कहां पर है। इन सब चीजों की जो है जानकारी देने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्लियर हुआ? तो आशा करते हैं ये सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे फिर नए क्लास में नए धमाकेदार पॉइंट्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।